हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है मस्त होंगे। तो स्टैंड आज जो हम देखने वाले हैं वो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत खास है यानी कि। तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की तो इसका नाम है गॉस की पिरामिड। ये आपको प्रूफ करने के लिए आता है। तो स्टैंड अगर आप देखेंगे ना अपने अनसोल्ड में या मॉडल पेपर में अगर आप देखते हैं तो ऐसे कोई एग्जाम यानी कि कोई ईयर ही नहीं बचा हुआ जिसमें एग्जाम में ना आया हो। अगर आप लास्ट ईयर की बात करते हैं ना 2024 में, तो गॉस की पिरामिड भी आई है सिद्ध करने के लिए और उसके अनुप्रयोग भी पूछे गए हैं। हर एक सेट में एक एक अनुप्रयोग आया है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो स्टैंड पहले हमने बात करी थी कूलाम के नियम की, अक्षय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और अब हम बात करते हैं, देखो ये जो पार्ट है ना पहला, ये दो पार्ट में डिवाइड करा गया है। एक में क्या है, एक में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, कूलाम का नियम है, अक्षय निरक्षीय स्थिति है और बलयुग्म आघूर्ण का, ये व्यंजक है। और दूसरा जो पार्ट है ना इसका, इसी पार्ट का सेकंड पार्ट जो है वो है गॉस की पिरामिड, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो हमने लास्ट लेक्चरों में सब कुछ न्यूमेरिकल वगैरह कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं पहले उसे। उसके लगभग 8 पार्ट हो चुके हैं। आज जो हम स्टार्ट करते हैं वो गॉस की पिरामिड देखते हैं, इसका प्रूफ देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे गॉस की पिरामिड को समझने से पहले हमें विद्युत फ्लक्स समझना होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, विद्युत फ्लक्स। देखो विद्युत फ्लक्स की डेफिनेशन एग्जाम में आती है, 2024 में भी आई है और इसका मात्रक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसका यूज जो होता है ना वो होता है गॉस की पिरामिड में और गॉस की पिरामिड के अनुप्रयोग में। तो ये समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, इसके बारे में समझते हैं। देखो तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आप इसे इंपॉर्टेंट डाल लीजिए। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, किसकी बात करते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स सर ये होता क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखो अगर हम बात करें ना आपसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, इसे कहते हैं विद्युत फ्लक्स। हिंदी में क्या कहते हैं इसे, विद्युत फ्लक्स। बिल्कुल सर, क्या बोलते हैं, विद्युत फ्लक्स। अब देखो विद्युत फ्लक्स जो है ना, इसे हम रिप्रेजेंट जो करते हैं वो थोड़ा अलग सिंबल है। आपने पढ़ा होगा ना इस तरीके से, आपने इस तरीके से पढ़ा होगा, इसे बोलते हैं फाई। तो फाई ई से इसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फाई ई से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फाई ई, इसे बोलते हैं फाई। क्या बोलते हैं, फाई। एक होता है पाई, एक होता है फाई। तो इस तरीके से अगर हम आपसे बात करें विद्युत फ्लक्स होता क्या है, तो इसका अगर हम फॉर्मूले की बात करते हैं तो देखो फॉर्मूला तो इसका ये होता है। फॉर्मूला क्या होता है इसका विद्युत फ्लक्स का, फॉर्मूला तो बहुत आसान है। तो फाई ई इक्वल टू होता है ए डॉट ए। अब ये सर ए क्या है और ए क्या है। अब देखो ये जो है ना ये एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि इसके ऊपर वेक्टर नहीं आने का। लेकिन ई जो है वो भी वेक्टर क्वांटिटी और ए भी वेक्टर क्वांटिटी है। यानी कि अगर हम बात करें आपसे, जो विद्युत फ्लक्स है वो कौन सी राशि है, वो कौन सी राशि है बेटा, वो है अदिश राशि। वो कौन सी राशि है, वो है अदिश राशि। वो कौन सी राशि है, वो अदिश राशि है। अब देखो दो सदिशों का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा अदिश बनता है, ये आपको याद रखना है। अब ई तो है यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ए है जो है ना वो है एरिया वेक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी डायरेक्शन भी आपको समझना होगा। ई क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ए क्या है, एरिया वेक्टर। अगर हम आपसे बात करते हैं, देखो आपने जनरली पढ़ा होगा इस तरीके से, आप क्लास 11 में वेक्टर पढ़ के आए हैं। अगर हम आपसे पूछें ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके इक्वल होता है, तो आप कहेंगे सर जब डॉट हटाते हैं ना तो क्या आता है, कोस थीटा आता है। ये हमने सीखा है सर। अगर हम इसी चीज को ऐसे लिख देना आपसे, ए क्रॉस बी, क्या लिखें, ए क्रॉस बी होते सर, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, ए बी साइन थीटा, सर फिर आ जाएगा साइन थीटा। तो इस तरीके से लिखते हैं। देखो तो देखो डॉट जब हटाते हैं तो हमेशा कोस थीटा लगाएंगे आप, अगर क्रॉस को हटाते हैं तो क्या लगाएंगे, साइन थीटा लगाएंगे। अगर इसे ओपन करेंगे तो कोस थीटा में ओपन होगा, इसे ओपन करेंगे तो साइन थीटा में ओपन होगा। तो इसी तरीके से अगर हम आपसे बात करते हैं यहाँ पर, तो फाई ई किसके इक्वल हो जाएगा, तो सर हम अगर इसे डॉट को हटाते हैं तो ये बन जाएगा ए कोस थीटा। सर ये कोस थीटा क्या है, ये है एंगल, ये क्या है कोस थीटा, ये है एंगल किस किस के बीच का, ई और ए के बीच का, ई और ए के बीच का। बहुत अच्छे से अगर आप इसे समझ गए ना विद्युत फ्लक्स को, देखो ये खुद भी इंपॉर्टेंट है, इसका मात्रक भी इंपॉर्टेंट है और इसका यूज बहुत होता है गॉस की पिरामिड में। अब इसको आपको याद रखना है। अब देखो ये तो आ चुका है आपका फॉर्मूला, ये क्या आ चुका है आपका, ये हो चुका है फॉर्मूला, ये क्या हो चुका है फॉर्मूला। तो इसे आपको याद रखना है, फाई किसके इक्वल हो जाएगा सर, ई ए कोस थीटा। ये क्या है, विद्युत फ्लक्स। अब ये विद्युत फ्लक्स होता क्या है, थोड़ा सा इसे फील करते हैं। देखो थोड़ा सा क्या करते हैं, इसे फील करते हैं। तो विद्युत फ्लक्स कुछ नहीं है, देखो कोई यानी कि पृष्ठ है, कोई काल्पनिक पृष्ठ ले लेते हैं आप इस तरीके से, और इससे जितनी विद्युत बल रेखाएं गुजरती है ना, उस पृष्ठ से जितनी विद्युत बल रेखाएं गुजरती है उनकी संख्या को कहते हैं विद्युत फ्लक्स। ऐसे इसकी डेफिनेशन भी आप ऐसे लिख सकते हैं, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। देखो एक बार और सुनिए ध्यान से,
किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फाई इसे प्रदर्शित करते हैं। अब देखो इसका मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो मात्रक देखते हैं। देखो तो मात्रक कैसे निकालेंगे आप, देखो कोस थीटा इसका कोई मात्रक नहीं होगा, तो फाई ई का मात्रक सबसे इंपॉर्टेंट है, आप इसे समझ लें, फाई ई का मात्रक। अगर इसकी मात्रक की बात करें ना हम आपसे, तो ई क्या है सर, ये है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन पर कूलम। बिल्कुल सर। ए क्या होता है, एरिया, तो एरिया का मात्रक होता है सर मीटर स्क्वायर। ये क्या होता है, मीटर स्क्वायर। अब देखो एक मात्रक तो ये हो चुका है, एक मात्रक क्या हो चुका है, ये हो चुका है। अब इसके अदर फॉर्म देखते हैं। देखो अदर फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप समझना। एक मात्रक क्या हो चुका है, एक तो ये हो चुका है। अगर हम इस चीज को थोड़ा सा ऐसा कर लें, जैसे ये लिख रहा है न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, क्या किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, ये मीटर स्क्वायर है तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, न्यूटन इंटू मीटर इंटू मीटर। देखो इसे ऐसे लिख सकते हैं ना, न्यूटन इंटू मीटर अपॉन कूलम, इसे ऐसे रहने देंगे। देखो मीटर स्क्वायर को मैंने इस तरीके से लिख लिया। किसी का बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं है। अब न्यूटन इंटू मीटर क्या होता है, न्यूटन इंटू मीटर क्या होता है सर, ये होता है जूल। ये किसके बराबर होता है सर, जूल के बराबर होता है। और मीटर ऐसे रहेगा और नीचे क्या रहेगा सर, कूलम रहेगा। कूलम रहेगा, क्या रहेगा, कूलम रहेगा। तो एक मात्रक क्या आ चुका है इसका, एक मात्रक ये भी आ चुका है, एक मात्रक क्या आ चुका है, एक मात्रक ये भी आ चुका है। तो ये भी इसका एक मात्रक है। अब इसे और आप थोड़ी सी मॉडिफाई और कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं कि किसी बच्चों को कोई प्रॉब्लम है, जूल पर कूलम इंटू मीटर, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अब आप ये बताइए हमें, जूल पर कूलम ये होता किसके बराबर है, ये जूल पर कूलम किसके बराबर होता है सर, ये हमने पढ़ा है V बराबर होता है W अपॉन Q, यानी कि ये होता है सर वोल्ट के बराबर। किसके बराबर, वोल्ट के। तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वोल्ट इंटू मीटर। ये क्या होता है, वोल्ट इंटू मीटर। ये भी क्या है इसका, ये भी इसका मात्रक है। ये भी क्या है इसका, ये भी इसका मात्रक है। तो देखो हमने क्या देखा, आप बहुत ध्यान समझे। सबसे पहले हमने बात करी विद्युत फ्लक्स की। विद्युत फ्लक्स होता क्या है, इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फाई से। और ये बहुत जरूरी है समझना, ये कौन सी राशि है, अदिश राशि। अदिश राशि वो होती है जिन्हें ओनली मैग्नीट्यूड की रिप्रेजेंटेशन की जरूरत होती है, रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, केवल परिमाण की जरूरत होती है, दिशा इसमें होती नहीं है। तो विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई ई, इसे रिप्रेजेंट करते हैं फाई ई से, ए डॉट ए। तो देखो ए के ऊपर वेक्टर है, वेक्टर क्वांटिटी, ए के ऊपर वेक्टर है, लेकिन इसके ऊपर वेक्टर नहीं है क्योंकि ये क्या है, एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। अब देखो जब हम डॉट ओपन करते हैं ना तो कोस थीटा आता है, देखो इस तरीके से, और क्रॉस ओपन करते हैं तो साइन थीटा आता है। फाई का मात्रक देखो न्यूटन पर कूलम ए का मात्रक होता है, और एरिया का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से एक मात्रक तो इसका आएगा, दूसरी फॉर्म में यह आएगा, और तीसरी फॉर्म में यह आ चुका है। तो तीन मात्रक है इसके, और तीनों ही आपको याद रखने हैं। तीनों में कुछ ना कुछ जरूर पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2024 में पूछा गया यहाँ से क्वेश्चन। और इसकी डेफिनेशन है, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, ये ए क्या है, ये जो ए है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी आपको गॉस की पीरियड में समझ में आएगी। इस ए को आपको समझना होगा, ये है एरिया वेक्टर, ये क्या है, क्षेत्रफल सदिश। अब इसको समझते हैं, तो वीडियो को पॉज करके पहले आप इसे नोट करें, फिर इसकी बात करते हैं। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। देखो अब बात करते हैं हम आपसे, एरिया वेक्टर क्या होता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके मात्रक याद रखना आपको। क्या रखना, मात्रक याद रखना। अब ये कौन सी राशि है सर, स्केलर क्वांटिटी है। कौन सी राशि है, स्केलर क्वांटिटी, जिसे रिप्रेजेंट करने के लिए ओनली मैग्नीट्यूड चाहिए। क्या चाहिए, परिमाण चाहिए, दिशा की कोई जरूरत नहीं है। क्या नहीं है, दिशा की से कोई जरूरत ही नहीं है। अगर हम बात करें आपसे, देखो हमने क्या देखा अभी, इसके तीन मात्रक देखे। हमने क्या देखा, हमने तीन मात्रक देखे, किसके सर, विद्युत फ्लक्स के। विद्युत फ्लक्स के हमने कितने मात्रक देखे सर, तीन मात्रक देखे। तो फाई ई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसके कितने मात्रक आए सर, एक मात्रक आया था न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर, या न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम, ऐसे भी कह सकते हैं। सेकंड मात्रक क्या है बेटा इसका, सेकंड मात्रक आपने देखा इसका आया जूल इंटू मीटर अपॉन कूलम। और थर्ड मात्रक क्या है इसका, तीसरा मात्रक ये आया सर वोल्ट इंटू मीटर। ये सब यहीं से आए हैं, देखो ये सब यहीं से आए हैं, ये सब कहां से आए हैं, यहीं से। तो ये तीनों मात्रक आपको याद रखने हैं। अब हम बात करते हैं कि एरिया वेक्टर क्या होता है सर। ये क्या होता है, एरिया वेक्टर। ये सर एरिया वेक्टर क्या होता है, इसे समझते हैं। क्षेत्रफल सदिश कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, क्षेत्रफल सदिश। शॉर्ट में ऐसे लिख लेते हैं, क्षेत्रफल सदिश। इसकी देखो ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, नाम में वेक्टर आ रहा, तो ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है।
अब देखो इसकी डायरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। वेक्टर क्वांटिटी यानी कि कौन सी राशि है, सदिश राशि है। अगर इसकी आप इसकी डायरेक्शन निकालने सीख गए ना तो फिर कुछ नहीं है। देखो इसकी जो डायरेक्शन होगी ना हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, सरफेस के पृष्ठ के लंबवत होती है इसकी डायरेक्शन। क्या होती है, देखो अगर मैं आपसे बात करूं इस तरीके से कोई एरिया वेक्टर है, देखो इस तरीके से आपने कोई एक वेक्टर बनाया, इस तरीके से कोई एरिया वेक्टर है, या इस शेप का भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है सर। अब देखो इसकी जो डायरेक्शन होगी ना हमेशा परपेंडिकुलर होगी सरफेस के। देखो ये सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर कहां पर होगी, यहाँ पर। तो इसे आप कह देंगे ये किसकी डायरेक्शन है सर, ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है। ये क्या है, ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है, बिल्कुल सर। अगर हम बात करें देखो इसके लंबवत क्या होगा, इसके लंबवत परपेंडिकुलर सरफेस के परपेंडिकुलर, तो ये होगी, तो इसे कह सकते हैं आप ये क्या है, इसकी डायरेक्शन है। तो हमेशा परपेंडिकुलर टू सरफेस होगी, क्या होगी, सरफेस, क्या होगी, परपेंडिकुलर सरफेस होगी, इस तरीके से। अब देखो आगे हम यूज करने वाले हैं, याद रखें, देखो अगर आप ध्यान रखें आगे हम यूज करेंगे कोस थीटा की वैल्यू। तो आपको याद रखना है कोस 0 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, कोस 90 की जो वैल्यू होती है वो होती है, कोस 90 की वैल्यू 0 होती है, और कोस 180 की जो वैल्यू होती है ना बेटा वो होती है -1। ये तीनों वैल्यू आपको याद रखनी है, ये तीनों यूज करने वाले हैं। क्योंकि जो हमने पढ़ा है ना अभी फॉर्मूला, हमने क्या पढ़ा है फॉर्मूला, हमने फॉर्मूला पढ़ा है सर फाई ए इक्वल टू ए डॉट ए, हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है। और फिर आप अगर इसे ओपन करते हैं तो इसे आप लिखते हैं ई ए कोस थीटा, इसे तो लिखते हैं आप ई ए कोस थीटा। अब ये जो कोस थीटा है ना वो एंगल है किस किस के बीच का, ई और ए के बीच का, एरिया वेक्टर और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच का क्या है, एंगल। अब देखो एंगल कितना हो सकता है, 0 डिग्री हो सकता है। तो अगर 0 डिग्री एंगल है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। एंगल 90 डिग्री भी हो सकता है तो वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। और 180 भी हो सकता है जिसकी वैल्यू कितनी होगी, -1 होगी। एक चीज और याद रखिए आप, अगर हम आपसे बात करें अगर ई और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन क्या है, सेम, तो हमेशा एंगल कितना होता है, एंगल होता है 0 डिग्री। एंगल कितना होता है, 0 डिग्री। अब इससे सेम का मतलब ये है इसके पैरेलल है, पैरेलल का सिंबल ऐसा होता है। अब देखो कैसे होगा, अगर हम ऐसे बात करें आपसे, ये सर ए की डायरेक्शन है, इधर की तरफ ए की डायरेक्शन है और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी यही है, तो इसका मतलब एंगल कितना है, ये एक दूसरे के पैरेलल है, तो एंगल कितना है सर, 0 डिग्री। और जब 0 डिग्री होगा एंगल कहां बनेगा, इसे दिखाते हैं इस तरीके से, इसे दिखाते हैं इस तरीके से। अगर हम आपसे बात करें कि ये लंबवत है, लंबवत का मतलब परपेंडिकुलर है, अगर परपेंडिकुलर है तो हम कह सकते हैं अगर ए की डायरेक्शन तो ये है और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये है, तो एंगल कितना बनना है यहाँ पे, 90 डिग्री। ये किसकी डायरेक्शन है सर, ए की, और ये एरिया वेक्टर की, तो 90 डिग्री होगा। और इसे आप कैसे लिखेंगे, इसे आप लिखने का तरीका क्या है इसका, देखो ये बेसिक चीजें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। इसका लिखने का तरीका है, ये जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, एरिया वेक्टर के, ऐसे लिखते हैं। तो ये दोनों सिंबल आपको याद रखने हैं। अब हमने सब चीजें सीख चुके हैं, अब केवल काय की बात करनी है, गॉस की पिरामिड की तरफ चलते हैं डायरेक्ट। तो स्टैंड वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए और फिर हम बात करते हैं गॉस की पिरामिड की। तो स्टैंड आई होप आपको एक चीजें क्लियर हो चुकी होगी। देखो हमने आपको बताया कि जो फाई ई है ना वो कौन सी राशि है, वो अदिश राशि है। इसके 3 मात्रक होते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम, जूल इंटू मीटर अपॉन कूलम, या वोल्ट इंटू मीटर, ये 3 मात्रक है। तीनों ही मात्रक क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप याद रखिए। तीनों ही मात्रक क्या है सर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम आपसे बात करें एरिया वेक्टर, देखो एरिया वेक्टर समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्षेत्रफल सदिश को समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर हम फाई ए की बात करते हैं ना किसके बराबर होता है, ए डॉट ए, और ए क्या है, एरिया वेक्टर, और ए क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम ए तो पढ़ के आ चुके हैं लेकिन ए नहीं पढ़ा हमने, तो जब डॉट हटाते हैं क्या आता है, कोस थीटा। कोस थीटा क्या है, ए और ए के बीच का एंगल। सर एंगल कितना हो सकता है, 0 डिग्री हो सकता है, 90 डिग्री हो सकता है, 180 हो सकता है। इनकी वैल्यू आपको याद रखनी है डायरेक्ट, इनकी वैल्यू क्या रखनी है, डायरेक्ट याद रखनी है। अब ई जो है ना उस पैरेलल है, अगर ए के पैरेलल का मतलब समांतर है, तो एंगल होता है 0 डिग्री। जैसे इस तरीके से ए जो है समांतर है, सेम डायरेक्शन में है तो 0 डिग्री होगा। देखो यूज करेंगे आगे, अगर लंबवत है परपेंडिकुलर है तो एंगल होगा 90 डिग्री। इसे ऐसे लिखते हैं, इसे ऐसे लिखते हैं, ये आपको याद रखना है, ये आपको मेंशन करना है ना, तो एंगल वहां पर 90 डिग्री होगा। अब देखो जो क्षेत्रफल सदिश है वो वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी डायरेक्शन कैसे देखते हैं, हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, क्या होगी, लंबवत होगी किसके, सरफेस के, इस तरीके से। तो आपको याद रखना है ये सब चीजें। अब देखो अगर हम बात करें आपसे गॉस की पिरामिड के प्रूफ की बात करते हैं,
देखो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, गॉस की प्रमेय को सिद्ध कीजिए। अब देखो अगर हम बात करते हैं आपसे गॉस की प्रमेय होते क्या है, देखो इसे सिद्ध करना है आपको, क्या केवल क्या लिखा आएगा, सिद्ध कीजिए, गॉस की प्रमेय का सत्यापन कीजिए, इस तरीके से भी लिखा सकता है। आपको जब भी वर्ड आ जाए ना गॉस की प्रमेय तो समझ जाए ये प्रूफ करा रहा है, ये आपको इसे प्रूफ करना है, सत्यापित करना है। अगर हम आपसे बात करें, देखो जो भी हमने कॉन्सेप्ट सीखा है उसे यूज करने वाले हैं, आप बहुत ध्यान से देखें सब चीजों को। अब हम बात करते हैं सर आपसे गॉस की प्रमेय की। ऐसे भी आ सकता है गॉस की प्रमेय को सिद्ध कीजिए, क्या जी आ सकता है, गॉस की प्रमेय को सिद्ध कीजिए। या आपसे क्या पूछा जा सकता है, देखो आपसे कह सकता है कि सिद्ध कीजिए, क्या पूछ सकता है, सिद्ध कीजिए फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये क्या आ सकता है, यह होता है इसका मैथमेटिकली फॉर्मूला क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरीके से आपको ये प्रूफ कराने को भी दे सकता है, या आपसे ऐसा कह सकता है सिद्ध कीजिए फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आपसे डायरेक्ट बोलेगा गॉस की प्रमेय को सत्यापन कीजिए। तो इस तरीके से देखो हमें क्या लाना है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट लाना है। अब ये फाई क्या है, अभी हमने इसके बारे में पढ़ा है, यह है विद्युत फ्लक्स। क्या है, विद्युत फ्लक्स। अब देखो प्रूफ कैसे करना है, तो प्रूफ आप करने जानते हैं सब, प्रूफ कैसे करना है देखो आप ध्यान से देखेंगे तो प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स का 2024 में आया है, हर साल ये एग्जाम में आता है, और आप समझ लीजिए 2025 में भी ये जरूर आएगा, तो 100% चांसेस का आने के, और आप इसे बहुत अच्छे समझेंगे। तो देखो अगर हम बात करें आपसे, सबसे पहले आप ये बताइए हमें, आपने गॉस की प्रमेय पढ़ी है, देखो अगर आपने नहीं पढ़ी है नहीं तो आपको 100% के लिए हो जाएगा। सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं, देखो डायग्राम बना बहुत जरूरी है एग्जाम में, और अच्छे से करके बनाएं आप, आपके बनाए अपने स्केल वगैरह का यूज करें, तो आप अच्छे करके बनाएं डायग्राम, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। अब देखो अगर हम बात करें, हम एक शेप बना लेते हैं इस तरीके से, हम क्या बना लेते हैं, इस तरीके से एक शेप बना लेते हैं, देखो इस तरीके से हम एक शेप बना लेते हैं, थोड़ा सा दोबारा से बना लेते हैं सही से करके। तो आप स्केल वगैरह से बनाए, हम मार्कर से हैं तो देखो बोर्ड पर थोड़ा सही तरीके से नहीं बन सकता, आप बहुत अच्छे से कोशिश करें बनाने के लिए। देखो अगर आप बात करें इसकी, चलो इस तरीके से देख लो शेप आपके, और ये क्या है, ये एक स्फीयर है गोला, इसे हम कहते हैं गॉसियन पृष्ठ है, ये क्या है, गॉसियन पृष्ठ। अब देखो इसका जो सेंटर है ना, अब मान लीजिए इसका सेंटर ये है, और सेंटर से r दूरी पर आप समझते हैं सरकमफेरेंस तक की दूरी क्या होती है, क्या होती है सरकमफेरेंस तक की दूरी, सर ये होती है r, ये क्या होती है, सरकमफेरेंस तक की दूरी जो होती है वो होती है स्मॉल r, ले लीजिए आप इसे। और मान लीजिए ये क्या है, ओरिजिन, यानी कि सेंटर है, सेंटर पर क्या रखा है, प्लस का क्यों आवेश रखा है, क्या रखा है सर, प्लस क्यों आवेश रखा है। अब अगर हम बात करें आपसे, आपको क्या चाहिए, ये पूरा एक एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर, और हमें क्या करना है, हमें देखना है कि इससे कितना विद्युत फ्लक्स गुजर रहा है, इससे कितना विद्युत फ्लक्स गुजर रहा है। तो हम इससे क्या करेंगे, देखो आपने इंटीग्रेशन पढ़ा है, बहुत जगह आपने पढ़ा होगा, इंटीग्रेशन का मतलब होता है अगर आप छोटी चीज से बड़ा करना चाहते हैं, छोटी चीज से बड़ा करना चाहते हैं तो उसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो पूरी कंप्लीट वैल्यू मिल जाएगी आपको। अब देखो हम क्या करते हैं यहाँ पर, हम एक छोटा सा पार्ट ले लेते हैं, हम क्या करते हैं एक छोटा सा पार्ट ले लेते हैं इस तरीके से, एक अल्पांश ले लेते हैं, इसे बोलते हैं अल्पांश, एक छोटा सा पार्ट ले लेते हैं इस तरीके से। अगर हम पता निकाल लेते हैं ना इससे कितना विद्युत फ्लक्स गुजर रहा है, तो हम इसका इंटीग्रेशन करके टोटल का पता कर लेंगे, टोटल से इतना गुजर रहा है। देखो हम क्या बोल रहे हैं, बहुत ध्यान सुने, अगर हमें पता चल जाए कि इससे कितना विद्युत फ्लक्स गुजर रहा है, तो हम पता कर लेंगे टोटल से कितना गुजर रहा है, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो सबसे पहले हम अल्पांश से देखते हैं कितना विद्युत फ्लक्स गुजर रहा है। तो आप ध्यान से देखें, अभी हमने आपको सिखाया था प्लस क्यों आवेश के कारण, या आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है कि प्लस के आवेश के कारण जो ई की डायरेक्शन होती है ना वो बाहर की तरफ होती है, तो ई की जो डायरेक्शन होगी प्लस क्यों आवेश के कारण जो वो कहाँ होगी, वो बाहर की तरफ होगी, वो कहाँ होगी बेटा, वो बाहर की तरफ होगी, आउटवर्ड होगी यानी कि बाहर की तरफ। अगर हम बात करें एरिया वेक्टर की, देखो अभी हमने आपको दिखाई थी इस तरीके की शेप, अगर आपको इस तरीके की शेप मिल जाए तो हमेशा एरिया वेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है सरफेस के लंबवत होता है। अब एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी सेम यही होगी, क्यों होगी सर, हिसाब समझ लीजिए। देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी सर, वो भी क्या होगी, वो इसकी सेम होगी ई के, क्यों होगी सेम, देखो अब ये टोटल का एरिया क्या है सर, इसका टोटल का एरिया है ए, अब ये छोटा सा पोर्शन है, अल्पांश है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, डी ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी ए, क्या हो जाएगा, डी ए हो जाएगा, बिल्कुल सर। अगर हम आपसे बात करें, देखो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हमें पता करना है इस अल्पांश से कितना विद्युत फ्लक्स गुजर रहा है। तो हम क्या लिखने वाले हैं, देखो यहाँ पर हम लिखेंगे अल्पांश से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, हम क्या लिखेंगे, आपको इसी तरीके से लिखना है एग्जाम में, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। अल्पांश से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, अब सबसे पहले हम देखेंगे अल्पांश से कितना विद्युत फ्लक्स गुजर रहा है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है
प्रूफ आप इसे याद रखिए, एग्जाम में आपका 100% आएगा ही। तो अल्पांश से कितना विद्युत फ्लक्स गुजरा हमें ये देखना है। अब विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है सर, ये होता है फाई ई इक्वल टू, देखो ये होता है फाई ई इक्वल टू ए डॉट ए वेक्टर। अब देखो अल्पांश है तो इसका मतलब क्या है, छोटे से पार्ट से गुजर रहा है, तो हम भी ये विद्युत फ्लक्स पे कितना हो जाएगा, इसमें डी लगा देंगे, डी का मतलब है छोटा सा पार्ट यानी कि स्मॉल पार्ट से, तो डी फाई ई इक्वल टू ए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो ऐसी रहेगी बिल्कुल सर। अब देखो डॉट है यहाँ पर, तो डॉट लगा दीजिए, लेकिन एक आय में कन्वर्ट हो चुका है डीए में, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, अल्पांश की, किसकी बात कर रहे हैं, अल्पांश की, तो ये हो जाएगा डीए वेक्टर, बिल्कुल सर। तो आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। अब देखो इसे ओपन करते हैं, तो जब हम इसे ओपन करते हैं आपने सीखा है, जब हम इसे ओपन करते हैं तो क्या आता है सर, ये आता है कोस थीटा, ये क्या होता है सर, कोस थीटा। और आप सबको मालूम है ये कोस थीटा है क्या, ये है एंगल किस किस के बीच का कोण, ई और ए के बीच, एरिया वेक्टर के बीच का कोण। अब आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे ध्यान देना है कि देखो ई की डायरेक्शन भी क्या है सर, इधर की तरफ है यानी कि, तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, डी वेक्टर और ए वेक्टर की, यानी कि विद्युत क्षेत्र की। तो हमने आपको बताया था कि जो ई है ना, आप इसे यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, आप क्या लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे, आपको ये ऐसे लिखना है एग्जाम में, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। जो ई है ना वो क्या है, पैरेलल है किसके, डीए के, और जब पैरेलल होता है ना तो एंगल होता है 0 डिग्री, एंगल कितना होता है 0 डिग्री, एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में है तो पैरेलल है, समांतर है, तो एंगल यानी कि कोण कितना है 0 डिग्री। तो आप यहाँ पर रख दीजिए डी फाई इक्वल टू ए डी ए, कोस थीटा की जगह कोस 0 डिग्री। और अभी हमने आपको सिखाया था कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, अभी हमने आपको बताई थी कि कोस 0 की वैल्यू सर होती कितनी है, तो ये अभी आपने सीखा सर कोस 0 की जो वैल्यू होती है ना वो होती है 1, वो कितनी होती है, तो जो भी आप यहाँ पे लिखेंगे इसे आप यहाँ पर मेंशन करेंगे, यहाँ पर एग्जाम में दिखाएंगे साइड में करके, तो कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो हम ऐसे कह सकते हैं डी फाई ए इक्वल टू क्या आ चुका है, ए डी ए, क्या आ चुका है, ए डी ए, ये क्या आ चुका है, ये आ चुका है अल्पांश से गुजरने वाला इतना विद्युत फ्लक्स। तो अल्पांश से कितना विद्युत फ्लक्स गुजर रहा है, ई डी ए, क्या गुजर रहा है, ई डी ए। अब हमें इसे पूरी सरफेस से देखना है, पूरी सरफेस से कितना विद्युत फ्लक्स गुजर रहा है, पूरी सरफेस से कितना विद्युत फ्लक्स गुजर रहा है। तो हम क्या करेंगे, हमें अगर छोटे से, अगर हम इसका पूरा करना चाहते हैं तो हम इसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। देखो हमने आपको बताया था अगर हमें इसका विद्युत फ्लक्स पता चल जाता ना कि इस सरफेस से कितना विद्युत फ्लक्स गुजर रहा है, तो हम इसका इंटीग्रेशन करके पूरे का पता कर सकते हैं। तो देखो हम क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन करते हैं, क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, और इंटीग्रेशन भी क्या करेंगे, क्लोज इंटीग्रेशन। क्यों करेंगे सर, क्योंकि सरफेस क्या है, क्लोज है, बंद है सरफेस है, तो इस तरीके से, तो इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, यानी कि इंटीग्रेशन का मतलब यह है, आप कहेंगे संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स टोटल, यानी कि टोटल फ्लक्स कितना है, संपूर्ण, इस तरीके से लिखेंगे, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ से कुल विद्युत फ्लक्स कितना गुजर रहा है, ये आप कहेंगे। अब देखो संपूर्ण से कितना गुजर रहा है, तो संपूर्ण के लिए क्या करेंगे, टोटल के लिए क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, क्या कर देंगे सर, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन का सिंबल आपने पढ़ा है, ये होता है इंटीग्रेशन का सिंबल, लेकिन यहाँ पर क्लोज इंटीग्रेशन है क्योंकि सरफेस क्या है, बंद है, क्लोज है, तो इस तरीके से आप इसका इंटीग्रेशन कर देंगे दोनों ओर। अब देखो, अब हमने पढ़ा है सर डी फाई ए का जो इंटीग्रेशन होगा फाई होगा, यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं इससे डी कट जाएगा, बस आप ये समझ लीजिए, इससे कट जाएगा, डी कट जाएगा, क्या कट जाएगा सर, डी कट जाएगा, बस बचेगा क्या फाइनली, फाई ई बचा, क्या बचा, फाई ई, और ई जो है वो कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा, और डी ए का इंटीग्रेशन होगा केवल, तो फाई ई इक्वल टू क्या जाएगा, ए। अब देखो ए जो है ना, डी ए, आप ऐसे याद रखिए, अगर हम किसी डी एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा एक्स, अगर हम डी वाई का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, y आएगा, अगर हम dt का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, t आएगा। इसी तरीके से dA का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा सर, a आएगा, क्या आ जाएगा, a। तो dA का इंटीग्रेशन क्या होता है, a होता है, क्या होता है, a होता है, बिल्कुल सर, क्या होता है, a होता है। अब देखो हमारे पास इतना आ चुका है, फाई ई बराबर e इंटू a। अब देखो हमने एक चीज पढ़ी थी, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हमें किसका मान चाहिए, e का मान चाहिए, क्या चाहिए, e का मान। तो हमने एक चीज पढ़ी थी यहाँ पर, तो आप इसे यहाँ पर निकाल सकते हैं, आप कह सकते हैं बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये होती कितनी है सर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो बिंदु आवेश के कारण आपने पढ़ा था ना, जब बिंदु पे निकाल देते तो वो आते हैं सर a बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये होती है बिंदु आवेश के कारण कितनी होती है, a बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब इस e का मान ना आप यहाँ पे रख दीजिए, इस e का मान कहाँ रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों अपॉन आर स्क्वायर। अब ये सर ए क्या है, तो ये ए है एरिया, एरिया किसका, इस शेप का, और ये जो शेप है ना वो है गोले की शेप, क्या है, गोले की शेप।
तो इस ए की जगह क्या लिखने वाले हैं आप, एरिया होता है गोले का 4 पाई, आपको मालूम भी होगा 4 पाई आर स्क्वायर, क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो इस ए की जगह क्या रख देंगे आप 4 पाई आर स्क्वायर, बिल्कुल सर। अब आप खेलना सीखते हैं, जैसे आपने बचपन में सीखा था काटना पीटना, तो आप काट लीजिए। अब देखो 4 पाई से क्या कट जाएगा, 4 पाई कट जाएगा, इस वाले आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कट जाएगा, तो बचेगा क्या, फाइनली क्या बचा यहाँ पर फाई ई इक्वल टू ओवर रह रहा है सर क्यों, और नीचे क्या रह रहा है केवल एप्सिलॉन नॉट रह रहा है। और यही तो हमें प्रूफ करना था, यही क्या करना था हमें प्रूफ करना था। तो हम ऐसे कह सकते हैं हेंस प्रूफ, क्या कह सकते हैं हेंस प्रूफ। तो देखो स्टैंड, आई होप आपको ये सब चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। सबसे पहले देखो आपको क्या करना है, अगर आपको टोटल विद्युत फ्लक्स निकालना है इस शेप का, तो टोटल निकालना इम्पॉसिबल है। हम क्या करेंगे छोटे छोटे पोर्शन का इंटीग्रेशन, छोटे छोटे पार्ट का निकाल लेंगे। तो हम पहले इस पार्ट का निकालेंगे। अगर एक पार्ट इससे पता चल जाता है ना हमें कितना विद्युत फ्लक्स गुजर रहा है, तो या तो ना आप सबको ऐड कर दीजिए या आप उसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। इसका मतलब एक ही होता है, अगर आप इस पार्ट का निकाल लेते हैं फिर छोटे से पार्ट का, फिर उसका फिर सबको ऐड करेंगे तो इतना ही आ जाएगा। लेकिन अगर आप इसका करके इंटीग्रेशन कर देते हैं ना, तो टोटल का निकल जाएगा। देखो तो हमने सबसे पहले देखा अल्पांश से कितना विद्युत फ्लक्स गुजर रहा है सर, तो हमने बोला आपसे अल्पांश से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, तो कितना गुजरता है अल्पांश से डी फाई ई। अब डी क्यों लिया, क्योंकि छोटे से पोर्शन की बात कर रहे हैं, स्मॉल पोर्शन की, तो डी फाई ई डॉट डी ए। अब देखो जब डॉट हटाते हैं तो क्या आता है cos थीटा आता है। अब ये cos थीटा क्या है सर, ये एंगल है किस किस के बीच का, ए और डी ए के बीच का। अब देखो ई के और डी ए की डायरेक्शन क्या है सेम, क्या है सेम, और जब डायरेक्शन सेम होती है ना तो एंगल कितना होता है सर 0 डिग्री। और इसे लिखने का तरीका ये है, आप ऐसे लिखेंगे एग्जाम में, ई जो है वो समांतर है किसके डी ए के, दो डंडे खींच देंगे बराबर, तो ए डी ए cos थीटा। अब cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, ये हमने आपको सिखाई थी। अब देखो जब इसकी 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो डी ए आ जाएगा, ई डी ए। अब आपको मालूम है कि इस यानी कि अल्पांश से इतना विद्युत फ्लक्स गुजर रहा है, कितना गुजर रहा है अल्पांश से इतना विद्युत फ्लक्स, और इसके लिए क्या करेंगे इंटीग्रेशन कर देंगे टोटल का, तो हमें टोटल से पता चल जाएगा। तो हम ऐसे लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से भी लिख सकते हैं, संपूर्ण पृष्ठ से भी लिख सकते हैं। तो संपूर्ण के लिए क्या करते हैं इंटीग्रेशन, लेकिन क्लोज इंटीग्रेशन, ये क्या है रेखीय समाकलन, रेखीय समाकलन। अब देखो इसका हो जाएगा फाई ई और ए बाहर आ जाएगा डी ए, तो डी ए का आप इस तरीके से याद रखना, जैसे डी एक्स का तो एक्स, डी वाई का वाई और डी टी का टी, तो इसी तरीके से डी ए का ए। अब ए क्या है एरिया किसका, इस शेप का स्पेयर का, तो ये क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। और ई क्या है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु आवेश के कारण, तो ये कितनी होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर इसे रखेंगे इसका मान रखेंगे तो काट जाएंगे जो भी कट रहा है, और बचेगा क्या फाई बराबर क्यों अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो केवल इतना करना था, और ये आपके लिए 5 मार्क्स का है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, हर एग्जाम में आ रहा है। 2024 में हर सेट में पूछा गया है ये आपसे, और इसके अनुप्रयोग भी पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट डेरिवेशन भी कुछ इसी तरीके का होगा, ये 2024 में पूछा गया है। नेक्स्ट डेरिवेशन जो हम करने वाले हैं, गोस की प्रमेय की सहायता से कूलाम का नियम सिद्ध कीजिए। ये आता है, आपने पढ़ा था ना चैप्टर स्टार्टिंग में इस चैप्टर के कि कूलाम का नियम F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये आपको अब गोस की प्रमेय की सहायता से सिद्ध करके दिखाना है। आपसे ऐसा एग्जाम में पूछा जा रहा है, बार बार पूछा जा रहा है, और लास्ट ईयर 2024 में पूछा गया है। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये क्लियर हो चुका होगा। तो वीडियो को पॉज करके पहले इसे नोट करें, फिर बात करते हैं नेक्स्ट। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये सब चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। अब देखो आपको कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट करिए, कमेंट में पूछिए। देखो स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में जो हम बात करेंगे वो भी इसी की जैसे डेरिवेशन है, सेम डेरिवेशन है। आप इस लेक्चर को बहुत अच्छे से पढ़ के आइए। सबसे पहले आपको विद्युत फ्लक्स पता होनी चाहिए, इसकी वेक्टर क्वांटिटी है, अदिश राशि सदिश राशि है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन पता होनी चाहिए, आपको वैल्यू पता होनी चाहिए। जो भी हमने आपको बेसिक चीजें बताई है ना, वो आपको क्लियर हो जाएंगे, तो फिर आप डेरिवेशन बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में, और नेक्स्ट डेरिवेशन की बात करेंगे कूलाम का नियम किसकी प्रमेय से, गॉस की प्रमेय की सहायता से। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में।